हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से विज्ञान यानी कि साइंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एग्जाम है बच्चों 15 तारीख को यानी कि 15 फरवरी को है, क्योंकि आप लोगों का जो पहला है पेपर वो है आपका मैथ। और मैथ का मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पर, और वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले साइंस का बात करते हैं, विज्ञान के बारे में बात करते हैं। इसमें से तीनों सब्जेक्ट से मैंने जो मुख्य रूप से जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि दर्पण का वह कौन सा प्रकार है जो मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर अवतल दर्पण। क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है मुख्य रूप से इसकी क्या क्या खूबी है। तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी गमन करती है? तो ये आपका सीधी रेखा में हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। जो अवतल लेंस में आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन एम, तो एम बराबर होता है बच्चों भी बटे यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आपको कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी का बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से मिट्टी का जो है प्रयोग लेंस बनाने के लिए, लेंस का निर्माण करने के लिए नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? यानी कि आपको फोकस दूरी हुआ दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसमें लगा देंगे -20। अब हमको पूछ रहा है क्षमता क्या होगा, तो क्षमता के लिए फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, यानी कि 1/f। 1/f तो 1 बाई कितना कर देंगे हम लोग? 20 कर देंगे। और हम लोग जानते हैं बच्चों हमेशा क्षमता जो होता है ये मीटर में निकालते हैं, लेकिन फोकस दूरी किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर को आप लोग 20 क्या करेंगे? मीटर, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 20 को भाग दे देंगे बच्चों किससे? 100 से भाग दे देंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा। तो 1/, हम लोग करेंगे 1/f की जगह 1/0.2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, और माइनस तो रहेगा ही, तो यहाँ पर 0 पॉइंट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, 2 5 10, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? -5 डायोप्टर। -5 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो -5 डायोप्टर बच्चों यहाँ पर आपका टाइपिंग में मिस्टेक किया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा -5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है बच्चों किस रंग का होता है? बैगनी, हरा, लाल, पीला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा? लाल, यानी कि रेड कलर का होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे कम झुकता है बच्चों। लाल कलर जो होता है ये सबसे कम झुकता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा झुकता कौन है? तो ये आपका बैगनी कलर। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी कि मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा रेटिना, जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा बराबर होता है? जो किलोवाट घंटा यानी कि KWH जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का यानी कि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चों वाट। ठीक है, वाट कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। एम्पियर विद्युत धारा का। और ओम प्रतिरोध का होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? यानी कि जो बैटरी होता है बच्चों मुख्य रूप से घरों में उपयोग की जाने वाली, तो यहाँ पर उससे जो है मुख्य रूप से कौन सी धारा? दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं डीसी, यानी कि दिष्ट धारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डायनेमो जो है बच्चों दोनों प्रकार का होता है, एक होता है एसी डायनेमो, एक होता है डीसी डायनेमो, यानी कि दिष्ट धारा वाला और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार का धारा। तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, आपको एक जो है क्वेश्चन आपको एसआई मात्रक से पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार। तो ध्यान रखिएगा, चाहे तो आपको ऊर्जा पूछेगा या फिर आपको
विद्युत धारा पूछेगा, या फिर आपको प्रतिरोध पूछेगा, या फिर आपको विभवांतर पूछेगा। ये 4-5 में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत जो ऊर्जा, ये जो ऊर्जा होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। एसआई मात्रक आपको पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कैलोरी आप लोग मार देंगे। तो कैलोरी ये आपका मुख्य रूप से एसआई मात्रक नहीं है। अगला आगे है जो यहाँ पर केल्विन। केल्विन किसका होता है? तो केल्विन होता है तापमान का। तापमान का क्या होता है बच्चों? केल्विन। और जो है मुख्य रूप से ये जो है आपका न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन होता है बल का। बल का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन। अगला है आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? यानी कि जो नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया होती है किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से न्यूट्रॉन के द्वारा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन के बारे में आपको पूछ रहा है। तो ये मुख्य रूप से श्वसन में क्या होता है बच्चों? हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे ब्लड में जाकर के ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको कई बार लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को यही बात बोलना है बच्चों, क्योंकि श्वसन में क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का 2, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है कॉपर। कॉपर किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो बनाया, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रिया हुई? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो कॉपर के साथ कौन मिल रहा है बच्चों? ऑक्सीजन मिल रहा है। और किसी भी पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर यानी कि जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। CaCO3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है बच्चों वो 7 से कम होता है। यदि आपको पूछेगा कि 7 किसका पीएच मान होता है 7, तो उदासीन विलयन का। 7 से ज़्यादा किसका होता है? क्षार विलयन का। और जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, चले तो यहाँ पर आपका 7 से कम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यदि लोहे को आप क्या कर दिए, एक लोहे का रड है या लोहे का कोई भी चीज़ है, उसको क्या कर दिया? पूरे के पूरे जिंक से लेपित कर दिया, उस पर जिंक का लेप चढ़ा दिए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनीकरण बच्चों, गैल्वेनोमीटर तो एक यंत्र है, आपको याद रखना है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका गैल्वेनीकरण। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, संसार का जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है आपका हीरा। और हीरा किसका अपरूप है? आपको पूछा जाता है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अन्य अपरूप भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। एक ऐसे अधातु का नाम बताना है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्बन। कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, यही क्या है? मुख्य रूप से विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बॉन्ड CHO, तो इसको बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक कहते हैं। तो एल्डिहाइड हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है? यानी कि सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों चूना पत्थर क्या है? सीमेंट उद्योग का मुख्य रूप से कच्चा पदार्थ है। तो कच्चा माल है आपका सीमेंट उद्योग का। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, क्योंकि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों की अभिक्रिया होती है, तो मुख्य रूप से बनता है बच्चों लवण और जल। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आप लोग चैनल में यदि न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है पीएच स्केल किसने दिया? तो पीएच स्केल को देने वाला कौन था बच्चों? स्नेल साहब, ये सोरेनसन साहब बच्चों। स्नेल का नियम दिया था, तो सोरेनसन साहब ने मुख्य रूप से पीएच का स्केल दिया था। और स्नेल ने अपना नियम दिया था। स्नेल का नियम जिसको आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के किसी भी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यानी कि साइन आई बराबर क्या होता है बच्चों? साइन आर, है ना। इस प्रकार से अपवर्तनांक एक नियतांक होता है। चलिए अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम पर मोटिव ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु के ऊपर अगर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं एनोडीकरण। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं गैंग। तो हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या बच्चों होती है 26, यानी कि जिसको बोलते हैं Fe आयरन। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो आपको लोहे का पूछेगा या फिर सोडियम का पूछेगा। तो सोडियम का होता है 11,
क्लोरीन का पूछ सकता है तो क्लोरीन का होता है 17, और उसके बाद कैल्शियम का पूछ सकता है तो कैल्शियम का होता है 20। ये 4-5 में से आपको एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट मुख्य रूप से आपका एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है आपको, क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपको 4 से 5 बार आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी सहसंयोजी यौगिक है? आपको सहसंयोजी यौगिक का नाम बताना है। तो सहसंयोजी यौगिक उसको कहते हैं बच्चों जिसमें क्या हो, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता हो, यानी कि बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से रहेगा बच्चों, तो ये होता है आपका सहसंयोजी यौगिक। तो हमारा मीथेन जो है CH4 जिसको बोलते हैं, ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग को ध्यान रखना है कि सहसंयोजी यौगिक मुख्य रूप से अधातु अवधातु के बीच बनता है। अवधातु अवधातु के बीच सहसंयोजी यौगिक बंधन बनता है, और धातु तथा अधातु के बीच वैद्युत संयोजक यौगिक बनता है। अगला प्रश्न आपका, एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। जो एथाइल अल्कोहल होता है इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो एथाइल अल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं, इसी को अल्कोहल कहते हैं, इसी को शराब कहते हैं। तो C2H5OH होता है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? C2H5OH, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस किरण को रोकती है? यानी कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत, ये कौन सी किरण को हमारे पृथ्वी तक आने से रोकती है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा पराबैंगनी किरण, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। यही क्या करती है बच्चों, इसको रोक देती है, और रोकने के कारण क्या होती है, हम यहाँ पर पृथ्वी पर जो है लोग, जो यहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच जाता है। अन्यथा यदि ओजोन परत का पूरा क्षय हो जाए और पराबैंगनी किरण सीधा सीधा कहाँ पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए बच्चों, तो क्या होगा, मुख्य रूप से जितने भी जीव जंतु है वो कैंसर रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत के लिए जो ओजोन होता है, ओजोन, इसका जो सूत्र होता है बच्चों O3 होता है। क्या होता है? O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अगला प्रश्न है, कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ उसको बोलते हैं बच्चों जो मुख्य रूप से क्या होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं। यहाँ पर तो कागज है, इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, गल जाता है। वाहित मल भी गल जाएगा उसमें से, लेकिन यहाँ पर DDT जो होता है ये मुख्य रूप से क्या है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। DDT का फुल फॉर्म आप लोग लिखकर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन बताता है सही। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा बहुत लंबा है इसका फुल फॉर्म, तो आप लोग एक बार बता करके दिखाइए, लिख करके यहाँ पर भेजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ऑक्सीजन की जो परमाणु होती है बच्चों उसमें 3 होती है ओजोन में। अभी मैंने बताया O3 इसका फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। 34 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यानी कि जो ओजोन ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है लगातार, इसका ह्रास हो रहा है, तो किसके कारण? तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ये किस किरण को रोकती है? तो पराबैंगनी किरण को रोक रही है। और किसके कारण क्षय हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तीनों प्रश्न 3 प्रकार के पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव मस्तिष्क का भाग नहीं है? आपको बताना कि मानव मस्तिष्क का भाग इसमें से कौन नहीं है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, सेरिबरम। तो यहाँ पर बिल्कुल रूप से यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सेरिबरम, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों ये मस्तिष्क का भाग है। अगला प्रश्न है, किसे मास्टर ग्रंथि के रूप से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को बोला जाता है मुख्य रूप से मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतः और बहिर्स्रावी दोनों है? यानी कि अंतः भी है और बहिर्स्रावी दोनों है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों आपका अग्न्याशय। ये क्या है, मुख्य रूप से दोनों है, दोनों प्रकार का यहाँ पर स्रावित करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संगलन होता है इसको बोलते हैं निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, शोषण प्रकरण में ग्लूकोज का होता है। तो शोषण जो होती है, शोषण, इसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों? तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना मतलब कि ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जो आप लोगों ने लाल बल्ब देखा होगा आप लोग बच्चों, तो वो जो बल्ब होता है उसका तंतु जो यानी कि फिलामेंट जो बना होता है किस धातु का? तो यहाँ पर बना होता है उसका टंगस्टन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी कि जो भी नेत्र में प्रवेश करने वाली जो किरणें होती है उसका जो अधिकांश जो अपवर्तन होता है नेत्र के किस भाग पर? नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कॉर्निया के, यहाँ पर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ही उच्च तापमान होता है इसका। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? जो भी
आदमी निकट दृष्टि दोष से क्या हो बच्चों, ग्रसित हो, तो उसका उपचार करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाना होगा। तो वहां पर मुख्य रूप से क्या होगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ये भी प्रश्न आपको काफी बार पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस उल्टा पुल्टी कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोले तो आपको क्या करना है यहाँ पर अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो उत्तल लेंस। क्योंकि दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होती है, दूर की वस्तु को तो दिखती है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं दिखती है ना, तो इसलिए वहां पर उत्तल लेंस लगाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव का जो आंख होता है इसमें मुख्य रूप से आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, यानी कि श्वेत रंग का जो निर्माण हुआ है कितने रंगों के मिश्रण से हुआ है, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्म दर्शिक में किसका उपयोग होता है। जो माइक्रोस्कोप होते हैं बच्चों, नॉर्मल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें मुख्य रूप से कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के हम लोग जानते हैं बच्चों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, यानी रात में जो आपको तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, या फिर इनमें कुल अपवर्तन। यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन बोले या फिर प्रकाश का अपवर्तन बोले, वही आपका दोनों सेम ही बात है, तो तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण यही है आपका। 49 नंबर का प्रश्न है, नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है, यानी आपको यदि आपको नाभिक ऊर्जा प्राप्त करना है तो इसके लिए कौन सा तत्व, कौन सा धातु जरूरी है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों यूरेनियम। यूरेनियम का ही प्रयोग मुख्य रूप से नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। तो सबसे अधिक परिकीर्णन किसका होता है, तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, नीला, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये सारा चीज आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा बच्चों, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। तो चलिए पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।